नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, PYQ गाइड यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम प्रेडिक्टेड क्वेश्चन बैंक सीरीज आपके लिए लेकर आए हैं। आज 24 जुलाई 2025 शिफ्ट वन का सटीक एनालिसिस करेंगे, एग्जैक्ट रिव्यू देखेंगे और क्वेश्चंस आपको मैं बताऊंगा क्या आपसे पूछा जा सकता है। ये आज सिलेक्शन पोस्ट फेस तेरे की एनालिसिस है, ठीक है। नेक्स्ट शिफ्ट वालों के लिए बहुत ज़रूरी है, देख कर जाइए। आइए देखते हैं। एक क्वेश्चन चंपारण सत्याग्रह पे पूछा गया है, तो चंपारण मूवमेंट पे जो भी क्वेश्चंस और पूछे गए हैं पिछले एग्जाम्स में या लेटेस्ट जो भी हैं वो आपसे मैंने कवर किए हैं, वो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इज नोन एज फर्स्ट सत्याग्रह लेड बाई महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा पहला कौन सा सत्याग्रह था जो लेड किया गया था, तो वो था चंपारण मूवमेंट। इसे बोला गया है चंपारण मूवमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आपसे जो क्वेश्चन एसएससी पूछ सकती है डिफरेंट चंपारण सत्याग्रह को लेकर ही, द रिजल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट सत्याग्रह वाज एबोलिश्ड ऑफ तीन कठिया सिस्टम अंडर विच फार्मर्स वर आस्क्ड टू कल्टीवेट इंडिगो इन द 3/20 ऑफ देयर होल्डिंग। मतलब जो किसानों के पास जितनी उनकी लैंड होल्डिंग थी उसका 3/20 का भाग उन्हें मजबूर किया जाता था कि वो इंडिगो कल्टीवेट करें। ये था तीन कठिया सिस्टम। इसको एबॉलिश करने के लिए एक मूवमेंट चलाया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, और उनका वो पहला सत्याग्रह था, उसका नाम था चंपारण सत्याग्रह, चंपारण मूवमेंट। अच्छा, चंपारण मूवमेंट के लिए एक लीडर हैं जो महात्मा गांधी को इनवाइट किए थे कि भाई आप चंपारण में जो किसान हैं उनकी जो दयनीय दशा है उसको मतलब देखने के लिए, कि जिससे कि वो उनके अंगेस्ट या मतलब सॉरी उनके लिए अच्छे के लिए काम करें, तो वो थे राजकुमार शुक्ला। विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर हैड गॉन टू लखनऊ टू इनवाइट महात्मा गांधी। कहाँ पे गए थे? लखनऊ गए थे महात्मा गांधी को इनवाइट करने, टू सी द प्लाइट ऑफ द पीजेंट्स इन द चंपारण। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ सत्याग्रह बाय द गांधी जी। गांधी जी के द्वारा पहला सत्याग्रह फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया गया था, तो वो कौन सा एक्सपेरिमेंट था? चंपारण सत्याग्रह। टेलीग्राम चैनल पे आपको पूरा अपडेट मिलेगा क्या क्या एग्जाम में और पूछा जा सकता है, और हमने कई सारी चीज़ें कवर की हैं, और आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 1917 में हुआ था, ये भी ध्यान रखना है। महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया अगेंस्ट फोर्स कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो बाय द यूरोपियंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो वो चंपारण सत्याग्रह था चंपारण शहर में। चंपारण जो डिस्ट्रिक्ट है उस चंपारण डिस्ट्रिक्ट था ब्रिटिश इंडिया का। वहाँ पे यूरोपियंस के द्वारा जो फोर्स कल्टीवेशन कराया जा रहा था इंडिगो का, जिसे तीन कटिया सिस्टम बोला गया था, उसके लिए महात्मा गांधी ने 1917 में, ध्यान रखना है, चंपारण सत्याग्रह याद स्टार्ट किया था, पहला सत्याग्रह था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट पे पूछे गए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट पे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैं आपको कवर करूंगा। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट पावर टू द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट द जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। प्रेसिडेंट को पावर देता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेज को अपॉइंट किया जाए, तो आर्टिकल 124, ठीक है। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंप्राइजेस द चीफ जस्टिस एंड नॉट मोर देन अदर जजेज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर एक चीफ जस्टिस होगा और कितने से ज़्यादा जजेस नहीं हो सकते। तो अभी 33 है, बट ये संख्या 34 कर दी गई थी। अभी आपको क्वेश्चन भी मिलेगा, तो अब 34 टिक करके आना है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट्स कैन बी इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन सिटीजन। फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन सिटीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिट इशू की जाती है वो 5 तरीके की रिट है। आर्टिकल 32, ठीक है। 32, When was the High Court and Supreme Court Salaries and Condition of Service Amendment Bill 2021 इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा। तो 30 नवंबर 2021 को लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ था। पेशेंस रखिए, वीडियो कंप्लीट देखिएगा, बहुत हेल्प होने वाली है आपके एग्जाम के लिए, आने वाली शिफ्टों के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन सेड दैट इंडिया कैन नॉट हैव पैरेलल जुडिशियल सिस्टम। इंडिया के पास पैरेलल जुडिशियल सिस्टम नहीं हो सकता, वन फॉर रिच एंड अदर फॉर पुअर। ये किसने ऐसा स्टेटमेंट दिया था? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। Under which of the following schedule of Indian Constitution form of oath and affirmation of judges of the Supreme Court mention। किस अनुसूची में मेंशन किया गया है? तो थर्ड शेड्यूल में मेंशन किया गया है ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यूनियन एग्जीक्यूटिव का हिस्सा नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है यूनियन एग्जीक्यूटिव का हिस्सा नहीं है। यूनियन एग्जीक्यूटिव में प्राइम मिनिस्टर आते हैं, प्रेसिडेंट आते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आते हैं। सीजीआई की फुल फॉर्म क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन सा आर्टिकल है जिसमें मेंशन है कि देयर सेल बी एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होना चाहिए, ये आर्टिकल 124 में मेंशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which article of the Indian Constitution mentions that law declared by the Supreme Court shall be binding on the all the courts within the territory of India। इंडिया की टेरिटरी में जितने भी कोर्ट्स हैं,
इंडिया की टेरिटरी के अंदर जितने भी कोर्ट्स हैं उन सब पे वो सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई लॉ है जो सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया वो बाउंड होगा कि उन्हें करना ही करना है, उसको फॉलो करना है। ये आर्टिकल 141 में मेंशन किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन से रिलेटेड कौन सी चीज सही है। तो देखिए सबसे पहले तो ओरिजिनल जुरिडिक्शन क्या होता है। ओरिजिनल जुरिडिक्शन क्या कहता है कि कोई डिस्प्यूट है अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में या फिर वन और मोर स्टेट के बीच में या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और किसी और स्टेट के बीच में या फिर वन और मोर स्टेट और अदर टू स्टेट्स के स्टेट्स के बीच में, गवर्नमेंट स्टेट्स के बीच में, अगर इस तरीके का कोई डिस्प्यूट है तो वो ओरिजिनल जुरिडिक्शन के अंदर आता है। ठीक है। आर्टिकल 129 और 142 जो है वो बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हैज बीन वेस्टेड विद द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अगर कोर्ट का कंटेम्प्ट होता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको पनिश कर सकता है। आर्टिकल 124 129 और 142 में ये चीज मेंशन की गई है। यही दोनों स्टेटमेंट सही है, ए एंड सी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्ट हाउ मेनी जजेज एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 33 है। मैं भी बता रहा हूं आपको, आने वाली स्लाइड्स में आएगा, इसका आंसर 34 हो जाएगा अब। ठीक है। विच चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सोन एज एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 20 जुलाई 1969। तो मोहम्मद हयातुल्लाह जी हैं। ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने प्रेसिडेंट की तरह काम किया था 20 जुलाई 1969 की ये बात है। इनका नाम याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। अल्टीमेट इंटरप्रेटर कौन है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अभी नई गाइडेंस निकाली है 17 जुलाई 2023 को किस पोस्ट के रिगार्डिंग, तो सीनियर एडवोकेट के रिगार्डिंग न्यू गाइडलाइंस पब्लिश की हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश्ड हुआ था ब्रिटिश एम्परर के द्वारा, तो वो किस सिटी में किया गया था, वो कैलकाटा में किया गया था। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए क्या रिक्विजिट क्वालिफिकेशन है। सबसे पहली बात वो एक भारत का नागरिक होना चाहिए, ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट ये है कि या तो वो हाई कोर्ट में 5 साल काम किया हो या फिर हाई कोर्ट में एडवोकेट रहा हो 10 साल के लिए। ठीक है, सेकंड क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है। और तीसरा जो है कि प्रेसिडेंट की नज़रों में एक डिस्टिंक्ट जुरिस्ट होना चाहिए प्रेसिडेंट की ओपिनियन में। और ये जो मिनिमम एज लिखी है तो एज से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट के जजेस का कोई क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है। ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें बोला गया है, मेंशन करता है अबाउट द इनलार्जमेंट ऑफ द जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन के इनलार्जमेंट के बारे में मेंशन किया गया है, वो आर्टिकल है आर्टिकल 138। ठीक है। रिटायरमेंट एज क्या है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, तो 65 ईयर्स है। ठीक है। अगला पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन। जो बोरिंग फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इस पर हमारी एक वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, जिसने नहीं देखी है तो कंप्लीट वीडियो जाके देखिए, उससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है, तो उसमें रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रिमूवल का जो फीचर है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बोरो किया गया है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज इंक्रीज टू हाउ मेनी जजेस एज ऑफ 13 फरवरी 2023। मैं आपको बता रहा था अभी 13 फरवरी 2023 से सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज हैं उनकी स्ट्रेंथ अब 34 कर दी गई है, जो कि 33 हुआ करती थी। ठीक है। फर्स्ट एवर मोशन बताना है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं उनको रिमूव करने के लिए पार्लियामेंट में लाया गया था। वो बात अलग है कि लास्ट में ये डिफीट कर गई थी लोकसभा में, तो ये 1991 की बात है। और वो जस्टिस थे, उनका नाम आपको ध्यान रखना है, वी रामास्वामी। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं है, तो इंपॉर्टेंट फंक्शन जो नहीं है वो इसमें टिक करना है, वो है लैंड रिकॉर्ड और रेवेन्यू कलेक्शन को मेंटेन करना। ये सुप्रीम कोर्ट का इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फंक्शन क्या है कि फेडरल इक्विलिब्रियम मेंटेन करना, फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करना, गारंटर बनना उसके लिए, और साथ ही साथ चेक ऑन द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एंड इन्फोर्स द रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ को इन्फोर्स करना और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी पे चेक बनाए रखना। ये सुप्रीम कोर्ट के इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड, लैंड रिकॉर्ड, रेवेन्यू कलेक्शन से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। ठीक है। मैंने उन्हीं चीज़ों को कवर किया है जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। हमने टॉपिक उठाया कि टॉपिक सुप्रीम कोर्ट पे क्वेश्चन पूछे गए, तो सुप्रीम कोर्ट पे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो मैंने कवर किए हैं। कैग पे पूछे गए हैं, अकबर पे पूछे गए हैं, औरंगजेब पे पूछे गए हैं। वीडियो एंड तक देखिए, बहुत ज़्यादा फायदा होगा आपको अपने एग्जाम में। हु एमंग द फॉलोइंग अपॉइंट द एक्टिंग चीफ जस्टिस इन द एब्सेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के एब्सेंस में एक्टिंग चीफ जस्टिस कौन बनता है, तो हमारे वो प्रेसिडेंट साहिबा या प्रेसिडेंट साहब जो भी हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत बनाया गया था। ठीक है। हमें बताना है हाईएस्ट जुडिशरी कौन है हमारे इंडिया में, तो सुप्रीम कोर्ट है। अंडरस्टूड है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइडेड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट इन द ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया में फेडरल कोर्ट बनाने के लिए किस एक्ट तहत प्रोविजन था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत था।
कंप्लीट दिस स्टेटमेंट गिवन लो विद रेस्पेक्ट टू जजेस रिमूवल। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो जजेस के रिमूवल का प्रोसीजर है वो बहुत ही डिफिकल्ट है, ठीक है। प्रिस्क्राइब अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसीजर फॉर द रिमूवल ऑफ जजेस। रिमूवल ऑफ जजेस का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है? यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया। अब कोल पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वो मैंने कवर किए गए हैं, ठीक है। विच कोल इज लो ग्रेड? लो ग्रेड होता है, ब्राउन और सॉफ्ट होता है, हाई मॉइस्चर कंटेंट होता है, वो होता है लिग्नाइट, ठीक है। झारखंड और छत्तीसगढ़ ऐसे दो राज्य हैं जहाँ पे कोल मटेरियल के मतलब रिच है, कोल रिच स्टेट है, ये कोल मटेरियल के डिपॉजिट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। टर्सरी कोल कहाँ पे पाया जाता है? तो वो मेघालय में पाया जाता है, ध्यान रखना है। मेजर कोल फील्ड्स इंडिया में जो कहाँ पे हैं वो हैं झरिया और रानीगंज। झरिया कहाँ पे है? झारखंड में, जैसे जे आप याद रख सकते हैं। और रानीगंज कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। वेरी इंपॉर्टेंट, रिपीट करके क्वेश्चन अभी भी पूछा जाएगा, अभी दिखाता हूँ मैं आपको, एसएससी ने ही पूछा है। विद प्रोग्रेसिव डीलाइसेंसिंग ऑफ द इंडस्ट्री एज ए पार्ट ऑफ लिबरलाइजेशन। जब प्राइवेटाइजेशन एलपीजी रिफॉर्म आए थे तो डीलाइसेंसिंग ऑफ इंडस्ट्रीज को प्रोग्रेस किया गया था, प्रोग्रेसिव इस पे अप्रोच की गई थी। तो उसमें कौन सी इंडस्ट्री को रिमूव कर दिया गया था फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ लाइसेंस, के लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है? तो कोल और लिग्नाइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज फाउंड इन द कोल माइंस इन मार्सी प्लेसेज। मार्सी प्लेसेज व कोल माइंस में कौन सी गैस पाई जाती है? तो वो मेथेन, CH4 मेथेन गैस, मंगल ग्रह पर भी है। इन विच स्टेट बराउनी कोल, बराउनी कोल जो है मतलब जो कोयला है, वेस्ट पावर प्लांट कहाँ पे है? यह है आपके बिहार में, ठीक है। आपको ध्यान रखना है लिग्नाइट कोल प्रोडक्शन के लिए परफेक्ट लोकेशन जो है वो कौन सी है? नई वेली, नई वेली ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर वैली इज नॉट नोन फॉर कोल डिपॉजिट इन इंडिया। तो सतलुज जो हमारी रिवर है वो कोल डिपॉजिट के लिए नहीं जानी जाती है, महानदी जानी जाती है, गोदावरी और सोन नदी, ठीक है। झारिया और रानीगंज किसके लिए फेमस है? अभी मैंने आपको बताया था कोल मिनरल्स के लिए फेमस है। झारिया झारखंड में है, रानीगंज आपका वेस्ट बंगाल में है। रेड होल माइनिंग, ये किस मिनरल की माइनिंग की जाती है? रेड होल माइनिंग से तो आपको बता देते हैं कोल की माइनिंग की जाती है। विच टाइप ऑफ कोल इज फाउंड इन दामोदर वैली, दामोदर वैली में कौन सा कोल मिलता है? तो उसका नाम है बिटुमिनियस, बिटुमिनियस कोल पाया जाता है। अब क्लाइमेट से रिलेटेड क्वेश्चन भी एसएससी ने सिलेक्शन पोस्ट फेज से 24 जुलाई 2025 शिफ्ट 1 में पूछे हैं। तो क्लाइमेट से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं जो एक्सपेक्टेड हैं। प्रेडिक्टेड क्वेश्चन बैंक सीरीज है हमारी, ये हमारी एसएससी सीजीएल के टाइम पर भी आएगी जैसे जैसे एग्जाम होता जाएगा। क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस इज नॉट अफेक्टेड बाई, तो देखिए जो क्लाइमेट है वो जो वहाँ की टाइप ऑफ सोल होती है, सॉइल होती है, मिट्टी होती है, मृदा होती है, उससे अफेक्ट नहीं करती है। जो क्लाइमेट है किसी भी प्लेस की, उस सॉइल से उसका कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है, ठीक है। अब हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है क्लाइमेट से रिलेटेड। तो देखिए, इंडिया एक्सपीरियंसेस कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्ग विंटर्स एज कंपेयर टू सेंट्रल एशिया। गलत बात है, सेंट्रल एशिया के कंपेयर में इंडिया में स्ट्रॉन्ग विंटर होता है, ऐसा नहीं है। तो क्या है? कोस्टल एरिया ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस लो कंट्रास्ट इन टेम्परेचर कंडीशन एज कंपेयर टू द इंटीरियर ऑफ द कंट्री। बिल्कुल सही बात है, कोस्टल एरिया में जो टेम्परेचर का जो कंट्रास्ट है वो लेस है एज कंपेयर टू इंटीरियर ऑफ द कंट्री, ठीक है। इंडिया की क्लाइमेट जो करेक्टरिस्टिक है वो ट्रॉपिकल भी है और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी है। मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट फाउंड इन द साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। मानसून टाइप की क्लाइमेट साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया में पाई जाती है। और इंडिया की अगर क्लाइमेट की बात करें तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल है। जो कोपेन की स्कीम है उसके अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन किया गया है क्लाइमेट का, तो उसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज एसोसिएटेड विद ग्रुप ई। तो ग्रुप ई का मतलब होता है कि आपका जो सारे महीनों में एवरेज टेम्परेचर है वो लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अल्नीनो आपने सुना होगा, एक क्लाइमेट पैटर्न है जो डिस्क्राइब करता है अनयूजुअल वार्मिंग ऑफ सरफेस वाटर इन विच ओशियन। तो ये ध्यान रखना है, पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर में जो अनयूजुअल वार्मिंग ऑफ सरफेस वाटर होती है वो अल्नीनो क्लाइमेट पैटर्न की वजह से होता है। इसी तरीके से अभी लालीना भी आएगा। सी आइस हेल्प डिटरमाइन द अर्थ क्लाइमेट। जो समुद्र पे जो आइस होती है वो हमारे अर्थ के क्लाइमेट को डिटरमाइन करती है। इसका मतलब क्या है? व्हाट परसेंटेज ऑफ द सनलाइट फॉलिंग ऑन द सी आइस इज रिफ्लेक्टेड बैक टू द स्पेस। मतलब सनलाइट जब सी आइस पे पड़ेगी तो 80% रिफ्लेक्ट हो जाती है और ये जो है अर्थ के क्लाइमेट को प्रभाव डालती है, अर्थ के क्लाइमेट को डिटरमाइन करने में हमें हेल्प करती है। 80% आपको ध्यान रखना है, 80% जो सनलाइट है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है स्पेस में, ठीक है। नेक्स्ट, कोपन क्लाइमेट सिस्टम के अकॉर्डिंग एएम वाला कोड किसके लिए है? वो ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट को रिप्रेजेंट करता है।
ठीक है, अगला ध्यान से सुनिएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ कोल्ड फेज ऑफ ENSO क्लाइमेट पैटर्न? डिस्क्राइब द अनयूजुअल कूलिंग ऑफ द सरफेस वाटर। अभी हमने अनयूजुअल वार्मिंग देखी थी तो वो अल्नीनो था, अब ये क्या है? ENSO क्लाइमेट पैटर्न में कोल्ड फेज पूछ रहा है, अनयूजुअल कूलिंग ऑफ द सरफेस वाटर पूछ रहा है, तो वो होती है लानीना। अल्नीना वार्मिंग के लिए है और लालीना जो है वो आपके कूलिंग के लिए, कूलिंग ऑफ सरफेस वाटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर नॉट कंट्रोल द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस? ठीक है, क्लाइमेट ऑफ प्लेस को कंट्रोल नहीं करता है, तो डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज, ओशियन करंट है, लैटिट्यूड है, रिलीफ फीचर है, ये सारे के सारे हमारे किसी भी प्लेस के क्लाइमेट को डिफाइन करते हैं, उस पर फराक डालते हैं, कंट्रोल करते हैं, बट दो सिटी के बीच में जो डिस्टेंस है वो इस चीज़ पर मैटर नहीं करती है। अभी क्लाइमेट के क्वेश्चन खत्म नहीं हुए हैं और देखिएगा, इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इज कूल माउंटेन क्लाइमेट इज ऑब्जर्व? कूल माउंटेन क्लाइमेट जो है ऑब्जर्व होती है नॉर्थ में, ये तो आप वैसे भी कर सकते थे। सॉरी, कोपन की जो स्कीम है उसमें क्लाइमेट रीजन्स ऑफ इंडिया में पूछा गया है VWSW और BSHW टाइप का क्लाइमेट कहाँ पे पाया जाता है, तो ये राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, वीकर वार्म स्टॉर्म्स दैट ग्रो स्ट्रॉन्गर ओवर टाइम एंड फाइनली कन्वर्टेड इनटू ह्यूज स्टॉर्म जैसे हरिकन्स, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेट रीजन इज द ओरिजिन ऑफ सच हरिकेन? तो ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट रीजन में धीरे 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 ये ओवर द टाइम ग्रो होते जाते हैं और ह्यूज स्टॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिन्हें हरिकन बोला गया है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट रीजन में ऐसा होता है। ठीक है, क्लाइमेट डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया को अगर करेक्टराइज किया जाए उसके डिस्टिंक्टिवनेस से, तो वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट कंट्रीब्यूटेड टू पूछा गया है। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है वो हमारा जो क्लाइमेट की डिस्टिंक्टिवनेस है उसको करेक्टराइज नहीं करता है, क्लाइमेट डाइवर्सिटी को डिफाइन नहीं करता है। लैटिट्यूड डिफाइन करेगा, टोपोग्राफी डिफाइन करेगी, वेजिटेशन डिफाइन करेगी, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट डिफाइन नहीं करेगा। ठीक है, अगला देखिएगा, थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन डायरेक्टली इन्फ्लुएंस विच ऑफ द फॉलोइंग क्रूसियल एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड? तो ये तो सिंपल सी बात है, थर्मोहेलाइन टेम्परेचर से रिलेटेड चीजें हैं, तो ये क्लाइमेट को फर्क डाल रहे हैं, इन्फ्लुएंस किसको कर रहे हैं? एक क्रूसियल एनवायरमेंटल फैक्टर है जिसको हम बोलेंगे क्लाइमेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोल्ड सब आर्कटिक क्लाइमेट रीजन पसेज फॉरेस्ट लैंड हैविंग कनिफर्स एज मेन वेजिटेशन, दीज फॉरेस्ट लैंड्स आर नोन एज, तो इनको बोलते हैं टैगा। मतलब जो सब आर्कटिक क्लाइमेट रीजन है वो कोल्ड है, उसमें जो फॉरेस्ट लैंड है उसमें जो है कनिफर्स पाए जाते हैं जिसे मेन वेजिटेशन बोला गया वहाँ की, तो ये कौन से फॉरेस्ट लैंड की कैटेगरी में आते हैं? तो ये होते हैं टैगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला ध्यान से सुनिएगा, कौन सा स्टेटमेंट सही है इंडिया के सब कंटिनेंट के क्लाइमेट से रिलेटेड? ये तो आप बचपन से पढ़ते जा रहे हैं, वैसे आपको पता ही होगा कि हिमालय जो है वो हमारा जो सेंट्रल एशिया से जो कोल्ड विंड आ रही हैं उससे हमारे जो सब कंटिनेंट है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। हिमालय प्रोटेक्ट द सब कंटिनेंट फ्रॉम एक्सट्रीमली कोल्ड विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया से जो कोल्ड विंड्स आती हैं उनसे हमारे जो देश है, हमारा जो सब कंटिनेंट है, इंडियन सब कंटिनेंट, भारतीय प्रायद्वीप, उसको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। अच्छा, अब कैग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वो भी मैंने कवर किए हैं। द ऑर्गेनाइजेशन दैट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हेड्स इज नोन एज इंडिया ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ, जो अटॉर्नी जनरल भारत के महान्यायवादी हैं उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो मैंने इस वीडियो में कवर क्यों नहीं किए, उसके पीछे कारण है क्योंकि हमारी अभी जो पिछले हफ्ते जो वीडियो आई है उसमें आप देख सकते हैं टेलीग्राम जो हमारे यूट्यूब चैनल पर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को लेकर मैंने एक एक्सक्लूसिव वीडियो बनाई है, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा, गारंटी है इस चीज़ की, आप उसको देख के जा सकते हैं बेझिझक। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के लिए कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 148 है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन फिर से वही है कि विच ऑफ द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द कैग यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, हाईएस्ट ऑडिटिंग बॉडी है ये, तो ये क्या है? आर्टिकल 148। आर्टिकल 148 से लेकर आर्टिकल 151 तक जो है वो कैग से रिलेटेड है। ठीक है, बट द मेन पर्पज ऑफ द ऑफिस ऑफ कैग, कैग का मेन पर्पज क्या है? इन्वेस्टिंग एंड रिपोर्टिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उन्हें इन्वेस्टिगेट करना, उनको रिपोर्ट करना अगर उनमें कुछ इरेगुलरिटी है तो। ठीक है, अगला जो हमारी स्वराज पार्टी है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मैंने चित्ररंजन दास जी ने स्वराज पार्टी के फाउंडर हैं, उनसे रिलेटेड और भी क्वेश्चन जो हैं वो मैंने बताए हैं कि देश बंधु इनको बोला जाता था, चित्ररंजन दास जी तो किसको बोला जाता था पता होना चाहिए आपको। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग वन ऑफ द को फाउंडर ऑफ द स्वराज पार्टी विद इन द कांग्रेस टू आर्गू फॉर ए रिटर्न टू
काउंसिल पॉलिटिक्स। ठीक है, तो चित्ररंजन दास जी स्वराज पार्टी के फाउंडर थे। इन्होंने कांग्रेस के अंदर ही ये पार्टी बनाई थी टू आर्गू फॉर ए रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स। ठीक है, स्वराज पार्टी वाज फॉर्म विद इन इंडियन नेशनल कांग्रेस with the thought of contesting election to enter the legislative council with a view of obstructing the governance of colonial government। जो colonial government है उसके जो गवर्नेंस है उसको ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, मतलब वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में किसी तरीके से इलेक्शन लड़ें, कंटेस्ट करें और वो उसमें एंटर कर जाएं। ये स्वराज पार्टी की थॉट थी और उन्होंने जो चित्ररंजन दास जी उसके को फाउंडर हैं, आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस से ही में ही फॉर्म हुई थी विद इन। ठीक है, अगला अब फेस्टिवल, नागालैंड से रिलेटेड फेस्टिवल पूछे गए, तो नागालैंड से रिलेटेड फेस्टिवल, डांस, ये सब चीज़ें मैंने आपको कवर करके दी हैं इसमें। तो देखिए, मोतासू नाम का रिलीजियस फेस्टिवल है, ये नागालैंड का है। हॉर्नबिल फेस्टिवल एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है, कहाँ पे? नागालैंड में। ठीक है, एक है Sikrni festival of Nagaland is celebrated annually in the month of February as a part of mini Hornbill tribal festival which is a celebration of purification accompanied with the feasting and singing। ठीक है, तो हमें दो चीज़ें ध्यान रखनी है, एक शकैरनी फेस्टिवल ये नागालैंड का है और इसे मिनी हॉर्नबिल ट्राइबल फेस्टिवल का ही हिस्सा माना जाता है। ये फरवरी मंथ में नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, एक फेस्टिवल पूछा गया है कि नागाडा फेस्टिवल जो है वो कौन सी ट्राइब है जो नागालैंड की सेलिब्रेट करती है? तो रेनगमा नाम की एक ट्राइब है जो नागाडा फेस्टिवल, मतलब जो डांस है उसको परफॉर्म करती है नागाडा फेस्टिवल पर। एक डांस है रेनगमा डांस। रेनगमा ट्राइब जो है वो नागाडा फेस्टिवल पर एक डांस परफॉर्म करती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ तुलुनी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड नागालैंड बाय द सूमी ट्राइब। तो ध्यान से सुनिएगा, सूमी ट्राइब जो है नागालैंड की है। ठीक है, रेनगामा भी ट्राइब भी जो है किसकी है? नागालैंड की है। तो आपसे ट्राइब पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप ये मत कहिएगा ये क्वेश्चन नया है, भाई नया नहीं है। तो अगर टोलोनी फेस्टिवल पूछा जाए, नगाडा फेस्टिवल पूछा जाए, स्कैरनी फेस्टिवल पूछा जाए, सारे के सारे नागालैंड के हैं। बट टोलोनी फेस्टिवल सूमी ट्राइब सेलिब्रेट करती है। ये कब? जुलाई के महीने में सेलिब्रेट करती है, जैसे कि अभी चल रहा है। अगला पूछा गया है एलंग माउंगी नाम का जो सेलिब्रेट किया जाता है फेस्टिवल स्प्रिंग सीजन में, एंशियंट स्प्रिंग फेस्टिवल है। ठीक है, ये ऑल कोन्याक्स के द्वारा अप्रैल के महीने में सेलिब्रेट किया जाता है, कहाँ पे? नागालैंड में। तो ये फेस्टिवल का नाम आपको ध्यान रखना है, एलोइंग मोन्यू। ठीक है, ये ऑल कोना है, ये भी एक ट्राइब है, कोन्याज के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है अप्रैल के महीने में। मंथ भी ध्यान रखना है, ट्राइब का नाम भी ध्यान रखना है, डेट भी ध्यान रखनी है, फेस्टिवल का नाम भी याद रखना है, कुछ भी पूछ सकता है एसएससी। ठीक है, ऑनमेन फेस्टिवल इज फीचर्स विच इंडिजीनियस ट्राइब शोकेसिंग देयर कल्चर एंड ट्रेडिशन। तो नागा ट्राइब यानी नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? तो नागालैंड है। ठीक है, विच फोक म्यूजिक इज बिलोंग्स टू नागालैंड? नॉट बिलोंग्स टू। तो देखिए, ये तीनों के तीनों जो है वो नागालैंड से बिलोंग करते हैं, ये नागालैंड से बिलोंग नहीं करता है। आप कमेंट करके मुझे बताइए, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये किस स्टेट का फोक म्यूजिक है। तो अगर पूछा जाए हैरी लियो यानी हेलीमेलू एंड नेलेलू, ये सारे के सारे क्या हैं? नागालैंड के फोक म्यूजिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये अभी हमने देखा का हैकाइलू, ये इसका ओरिजिन कौन सी स्टेट का फोक म्यूजिक है? तो नागालैंड का है। एक कुकी नाम का डांस है जो प्रीडोमिनेंटली परफॉर्म किया जाता है, कहाँ पे? नागालैंड में। ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए लेक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मैंने लेक से रिलेटेड क्वेश्चंस भी कवर किए हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट सैलिनिटी? तो हाईएस्ट सैलिनिटी किसकी है इनमें से? लेक बैन की है। ठीक है, अगला लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक एशिया की कौन सी है? भोपाल लेक की है, राजा भोज वाली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लैंडलॉक्ड सॉल्ट लेक इन द साउथ वेस्ट एशिया बिटवीन इजराइल और जॉर्डन? इजराइल और जॉर्डन के बीच में साउथ वेस्ट एशिया में एक लैंडलॉक्ड सॉल्ट लेक है, इसका नाम है डेड सी, यहाँ की सैलिनिटी बहुत ज़्यादा है। लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक सावर लेक, ये कौन से उसमें है? तो ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया में है। आप मुझे कमेंट करके बताइए किस स्टेट में है ये सावर लेक? नॉर्थ वेस्ट में है, नॉर्थ वेस्ट। अगला देखेंगे, चिलिका लेक इज लोकेटेड टू द साउथ ऑफ महानदी डेल्टा। महानदी डेल्टा के साउथ लेक पे है, मतलब उड़ीसा में है। ठीक है, महानदी डेल्टा के साउथ लेक पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक चिल्का लेक लोकेटेड? तो ये कहाँ पे है? उड़ीसा में है।
ठीक है। अगला सावर स्टेट लेक, ये मैंने भी आपसे पूछा, ये कहाँ पे है? सावर जो है वो राजस्थान में है। अभी इस पर क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो पूछा गया कि नॉर्थ वेस्ट में, तो नॉर्थ वेस्ट में अपना राजस्थान पड़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपिलिमिनियन, एपिलिमिनियन जो है उसकी करेक्टरिस्टिक क्या है? तो टॉप मोस्ट लेयर इन द थर्मली स्ट्रेटिफाइड लेक। अब ध्यान से सुनिएगा, एक थर्मली स्ट्रेटिफाइड अगर कोई लेक है तो उसकी जो टॉप मोस्ट लेयर है तो उसकी जो करेक्टरिस्टिक हैं वो एपिलिमिनियन जैसी हैं। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ एपिमिलिनियन? एपिलिमिनियन की जो करेक्टरिस्टिक है वो टॉप मोस्ट लेयर है किसकी? थर्मली स्ट्रेटेड किसी लेक के टॉप सरफेस की। ठीक है। अब देखिएगा, एपिलिमेंटिक, मेटलमेंटिक एंड हाइपलोमेंटिक वाटर स्ट्रेटा आर द एग्जाम्पल ऑफ टिपिकल थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ लेक। क्लियर है? कर देंगे आप। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोज इन टू द बुलर लेक इन द नॉर्थ एंड देन टू बारामूला? तो ऐसी कौन सी रिवर है उसके बारे में पूछा गया है जो बुलर लेक में पहले फ्लो करती है नॉर्थ में और फिर बारामूला में? तो इसका आंसर है झेलम रिवर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्ट वाटर लेक? तो सॉल्ट वाटर लेक कौन कौन सी हैं? तो हमारी जो सावर लेक है वो एक सॉल्ट वाटर लेक है, चिल्का लेक है वो भी हमारी सॉल्ट वाटर लेक है। ऑफ द टोटल वाटर कंटेंट, ऑफ द टोटल वाटर, of the total water content available globally, how much percentage of water is received from fresh water resources? तो fresh water resources से जो कितना परसेंटेज जो वाटर है वो रिसीव होता है? तो ध्यान रखना है 2.5%, 2.5%। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच? तो बुलर लेक कहाँ पे है? बुलर लेक कहाँ पे है? आपके जम्मू कश्मीर में है। चिल्का लेक उड़ीसा में है। बेमनाड लेक केरला में है। सरदार सरोवर लेक, सरदार सरोवर लेक कमेंट करके बताइए कहाँ पे है, पूछी जा सकती है आपके एग्जाम में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेक इज लोकेटेड इन बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र? तो जो महाराष्ट्र का बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे एक लेक है लोनार लेक। ठीक है, ध्यान रखना है। व्हाट इज द स्मॉल सैलो फ्रेश वाटर बॉडी विद काम वाटर कॉल्ड? एक स्मॉल सैलो फ्रेश वाटर बॉडी विद काम वाटर उसको बोलते हैं पॉन्ड। ठीक है, ध्यान रखना है। ऑड वन फ्रॉम द सॉल्ट वाटर लेक्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्मेशन? तो हम चिल्का लेक की बात करें, कोलेरू लेक की बात करें, पुलिकट लेक की बात करें और सावर लेक की बात करें, तो इनमें अगर ऑड वन आउट करना होगा बेसिस ऑफ देयर फॉर्मेशन तो आंसर है हमारा सावर लेक। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हु बिल्ड द सुदर्शन लेक इन जूनागढ़? जूनागढ़ कहाँ? गुजरात में। यहाँ पे सुदर्शन लेक का निर्माण किसने कराया था? तो पुष्य गुप्ता ने। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। When a river reaches a low-lying plain, it continues erosion of the soil as well as deposition, and as a result of both these factors, another river channel develop and later it is a detached from the main river forming U-shaped lake that is called, इसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक। मतलब दोनों चीज़ें हो रही हैं, सॉइल का एरोजन भी हो रहा है और डिपोजिशन भी हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो रिवर जो मेन रिवर है वो अपने चैनल से अलग हो जाती है और एक यू शेप्ड लेक बना लेती है, उसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक। ठीक है। ग्राउंड वाटर इज इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर। टॉप लेवल ग्राउंड वाटर लेयर इज कॉल्ड, टॉप लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर लेयर इज कॉल्ड वाटर टेबल। एक नेशनल हाईवे पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वो भी मैंने कवर करने की कोशिश की है। हिस्टोरिकल शेरशाह सूरी मार्ग इज कॉल्ड द नेशनल हाईवे नंबर NH1, जो कहाँ से कहाँ, दिल्ली से अमृतसर को कनेक्ट करता है। शेरशाह सूरी, सूरी डायनेस्टी का ये राजा है, इसने बनाया था शेरशाह सूरी मार्ग। ठीक है, GT रोड बोलते हैं इसे। अगला ध्यान से सुनिएगा, नॉर्थ साउथ नेशनल हाईवे कॉरिडोर कंटेंट्स विच टू स्टेट और यूटी? अगर नॉर्थ साउथ नेशनल हाईवे कॉरिडोर कनेक्ट करता है तो किस किस को कनेक्ट करेगा? जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु। हम बोलते हैं ना कश्मीर टू कन्याकुमारी, तो वही है। एज पर द मिनिस्ट्री एंड रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, व्हाट इज द लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे इन इंडिया एज ऑफ नवंबर 2022 तक? टोटल लेंथ पूछी गई है, टोटल लेंथ पूछी गई है नेशनल हाईवेज की, तो वो कितनी है? 1,44,634 किलोमीटर, 144,634 किलोमीटर। ये डेटा आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो थोड़ी सी बची है, एंड होने वाली है, बट बहुत ही हेल्पफुल रहेगी आपके एग्जाम के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रोड्स इन इंडिया कैरी द हाईएस्ट रोड ट्रैफिक? तो आपको पता होना चाहिए नेशनल हाईवे जो हैं वो सबसे ज़्यादा रोड ट्रैफिक कैरी करते हैं। ठीक है। एक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एक प्रोजेक्ट था जिसे स्वर्णिम चतुर्भुज के नाम से जाना जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ये किससे रिलेटेड है? हाईवे से रिलेटेड है।
अच्छा, अब अकबर पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अकबर के रेवेन्यू मिनिस्टर का नाम क्या था? टोडरमल। जब हुमायूं की डेथ हो गई थी तो 13 साल की उम्र में अकबर का कोरोनेशन हुआ था। कहाँ पे? 1556 में कालानौर में। वेरी इंपॉर्टेंट है कालानौर, ये पूछा गया है कई बार, पंजाब में है ये, ठीक है। 13 साल की उम्र में। ये जितने भी फैक्ट हैं ये अननोन बना के एसएससी पूछ लेगा आपसे। आपसे ये पूछ लेगा अकबर कितनी साल की उम्र में उसका कोरोनेशन हुआ? तो 13 साल। कितने ईयर में हुआ था? 1556 में। कहाँ पे हुआ था? कालानौर में। कालानौर कहाँ पे है? पंजाब में। हुमायूं के बाद अकबर आया था, ठीक है। अकबर का वन ऑफ द नवरत्ना बताना है तो वो तानसेन था, जो कि म्यूजिशियन था। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द वकील अंडर द रीजन ऑफ मुगल एम्पर अकबर हु रिसीव द टाइटल ऑफ खाने खाना? एक वकील था जो मुगल एम्पर अकबर के रीजन कार्यकाल में था, जिसे खाने खाना बोला गया, उसका नाम था बैरम खान, ठीक है। बैरम खान पे अभी एक क्वेश्चन और पूछा गया है, वो भी मैं बताऊंगा। मुगल एम्पर अकबर के बारे में करेक्ट चीज बतानी है। ही फाउंडेड द न्यू रिलीजन दीन हिलाई। तो अभी फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि उन्होंने दीन हिलाई के जो फाउंडर हैं वो कौन है? मोहम्मद वो सॉरी अकबर हैं, मुगल एम्पर अकबर। हु अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्पर गॉट क्लासिकल हिंदू मैथोलॉजिकल टेक्स्ट रामायण एंड महाभारत ट्रांसलेटेड इनटू पर्सियन? तो ध्यान रखना है अकबर ही वो एक बंदा था मुगल एम्पर जिसने जो हमारे क्लासिकल हिंदू माइथोलॉजिकल टेक्स्ट हैं रामायण और महाभारत उनको पर्सियन में ट्रांसलेट कराया था, जिससे कि पर्सियन लोग भी समझ पाएं कि क्या है, ठीक है। अकबर के बारे में कौन सी चीज़ सही है? तो अकबर ने मनसबदारी सिस्टम लाया था, पहली बात, और अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी कैपिटल बनाया था। क्या क्या ध्यान रखना है? अकबर ने दीन इलाही धर्म चलाया है, मनसबदारी सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस किया था, और फतेहपुर सीकरी को अपनी कैपिटल बनाया था। तानसेन उसी के दरबार का एक नौरत्न का है। खाने खाना की उपाधि बैरम खान जी को दी गई थी। अकबर इंट्रोड्यूस मनसबदारी सिस्टम, ठीक है। 10 वाज द लोएस्ट ग्रेड ऑफ मनसबदार। ये पूछा गया है कि मनसबदार की लोएस्ट ग्रेड क्या थी, तो वो की थी क्या थी? 10। हु अमंग द फॉलोइंग वाज कन्फर्ड विद द टाइटल ऑफ खाने खाना अंडर अकबर? तो अकबर के अंडर खाने खाना एक वकील था, ये बैरम खान, तो उसे खाने खाना की उपाधि दी गई थी। विच मुगल एम्पर वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ गुरु तेग बहादुर इन 1675? औरंगजेब पे भी कुछ कुछ पूछे गए हैं, वो भी मैंने कवर किए हैं कि गुरु तेग बहादुर जी की हत्या कर दी थी औरंगजेब ने, कब? 1675 में। ईयर आपको ध्यान रखना है। Under which of the following Mughal emperor were the Marathas a major challenge to the sovereignty of the Mughals? तो ध्यान रखना है कि मुगल्स जो हैं अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्पर वर द मराठा ए मेजर चैलेंज टू द सोवर्निटी ऑफ मुगल्स? मुगल्स की सोवर्निटी के लिए एक मेजर चैलेंज था मराठाज। ये किसके टाइम पे था? तो ये औरंगजेब के टाइम पे। विच मुगल एम्पर इंटरवेन इन द सक्सेशन ऑफ एंड इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ राठौर राजपूत ऑफ मारवाड़ लेड टू देयर रिविलियन? जो राठौर राजपूत थे मारवाड़ के, उनकी जो इंटरनल पॉलिटिक्स थी, उनका जो सक्सेशन था, उसमें इंटरवेंशन की थी किस मुगल एम्पर ने? औरंगजेब ने, जिसकी वजह से रिविलियन हुआ था। अंडर हुज रूल मुगल एम्पर अचीव इट्स लार्जेस्ट टेरिटोरियल लिमिट? तो औरंगजेब के टाइम पे मुगल एम्पर का जो एरिया था वो सबसे ज़्यादा था। अचीव इट्स लार्जेस्ट टेरिटोरियल लिमिट, सबसे ज़्यादा एरिया कवर किया था औरंगजेब ने। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया हु एमंग द फॉलोइंग अनफर्ल्ड द फ्लैग इन द जर्मनी इन 1907? तो ये ध्यान रखना है, बीकाजी कामा पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो मैंने कवर किए हैं कि बीकाजी कामा जो मैडम है वो एक फ्रीडम फाइटर हैं। इन्होंने जो भारत का जो झंडा फहराया था जर्मनी की धरती पर 1907 में। 1907 में मैडम बीकाजी कामा बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू होइस्ट इंडियन फ्लैग ऑन द फॉरेन सॉइल। जो विदेशी धरती पर पहली बार झंडा फहराने वाली पहली महिला बनी थी, फर्स्ट पर्सन थी 1907 में। ध्यान रखना है जर्मनी। इसी के साथ ये वीडियो एंड हो रही है, बट कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको बता देता हूँ। हमारा गेम चेंजर जिसने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन करे, आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपके एसएससी गेम चेंजर से आपकी जीएस में जितने मार्क्स आ रहे हैं उससे 10 नंबर बढ़ के आएंगे, इस बात की भी गारंटी है। बस आपको ध्यान रखना है, एक टॉपिक पढ़ना है, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन सर्च करने हैं, वो सारे के सारे एक बार में आपको मिल जाएंगे। डिफरेंट डिफरेंट हैशटैग सर्च कर सकते हैं या जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसको। और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप मेरी टेलीग्राम आईडी PYQ गाइड 2024 इस पर आप पूछ सकते हैं फॉर मोर डिटेल्स। 199 इसकी फ़ीस है, 2 और एसएससी सीजीएल मेंस तक आपके पास मेंबरशिप रहेगी, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल जिस पर बुक ऐप करंट अफेयर ये सब आपको बताया जाता है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। वीडियो शेयर कीजिए अच्छी लगे तो, थैंक यू।